किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन कृषि जागरण न्यूज़ बुलेटिन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं जो आपको समाचार सुनाने वाला हूं वो एक इवेंट से रिलेटेड है जो कि गुजरात से है, क्योंकि गुजरात में दूध की नदियां बहती हैं और ये जो इवेंट है वो 5 से 8 जनवरी 2019 में होगा और इसका नाम है 11वां टेक्नोलॉजी एग्री एंड डेयरी एक्सपो 2019 और इसको कर रहे हैं नेशनल रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर व्यवतार ग्रुप। ये जो होगा ये कच्छ और भुज ग्राउंड के अंदर होगा और इसमें एग्री और डेयरी के लोग आएंगे, क्योंकि गुजरात जो है वो डेयरी के लिए मशहूर है और ऐसे लोग तो बहुत आएंगे। अगर आपको भी कोई नई जानकारी चाहिए हो तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे अभी 160 के करीब एग्जिबिट्स होंगे और 80,000 के करीब या 1 लाख किसान भी आएंगे। आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक आगाज़ होगा नए साल का 2019 का, जिसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। ये कृषि जागरण परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे पोर्टल को देख सकते हैं, हमारी पत्रिका को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको लगातार ऐसी जानकारियाँ देता रहता है। ये तो था गुजरात का, लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन के बाद फिक्की एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें नकली कीटनाशकों के बारे में बताया जाएगा। आपको इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। और कल ही राष्ट्रपति जी विज्ञान भवन के अंदर ऐसे लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करेंगे जो कि आपको फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लेके जाएगा। आप आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पांडे और आज बात करेंगे धान, गेहूं और प्याज के लिए उभरती हुई समस्या की, जो है धान जड़गांठ सूत्रकृमि कीड़े के बारे में। खेतों में फसलों को अनेक प्रकार के जैविक कारकों की वजह से नुकसान होता है। इनमें से एक कारक पादप परजीवी सूत्रकृमि निमोटेड भी होता है। मिट्टी में रहने वाले ये कीड़ा फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि कीड़ा प्रजाति भारत में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में धान की फसल का एक सामान्य परजीवी बन चुका है। भारत में इसे असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में देखा गया है। असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में धान जड़गांठ सूत्रकृमि में के गंभीर प्रकोप को देखा गया है और यह सूत्रकृमि कीड़ा अब धान की पौधशाला की सबसे खतरनाक समस्या बन चुका है। अब बात ये होती है कि इसके प्रबंधन के लिए, इससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए। किसान भाइयों, इस समस्या के प्रबंधन के लिए अनेकों तरीके उपयुक्त पाए गए हैं। धान की विभिन्न प्रजातियों के राष्ट्रीय संग्रह को जड़गांठ सूत्रकृमि प्रतिरोध के लिए परीक्षण किया गया है और कई प्रतिरोधक प्रजातियों को पहचाना भी गया है। कीटनाशक कार्बोफ्यूरॉन और आमतौर पर धान की पौधशाला और खेतों में सूत्रकृमि प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। फसल चक्रीकरण में धान, सरसों धान, धान प्रति धान आदि चक्रों ने उचित प्रबंधन प्रदान किया है। नमस्कार किसान भाइयों, आगे मौसम की खबरों के लिए मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 17 दिसंबर को बना हुआ तूफान इस समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के तटीय भागों में पहुंच चुका है और वहाँ पे अब इसका असर भी कम देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक वायुदाब चक्रवात दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर भी बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा एक चक्रवात देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों की बात करें तो फिर वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली है। मध्य भारत में धुंध और कोहरे जैसा आज मौसम बना रहा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। अगर हम बात करें यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा ठंडे रहने वाले ज़िले और राज्यों के बारे में तो फिर इस प्रकार हैं। राजस्थान का चोरू जिला जो 0.9 अंश सेल्सियस गिरकर सबसे ठंडा बना रहा है। उसके बाद हरियाणा का नारनौल 2.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ के तापमान में गिरावट देखी गई। राजस्थान के उदयपुर में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। हरियाणा के हिसार में 2.9, पंजाब अमृतसर में 3.6, पंजाब लुधियाना 4 अंश सेल्सियस
राजस्थान श्रीनगर 4.2 सेल्सियस, मध्य प्रदेश के नौगांव में 4.5 और मंडीला में 4.6 और मध्य प्रदेश की गौना जिले में 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट आई। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर मध्य इलाकों की बात करते हैं तो फिर इस समय वहाँ पे सुबह के मौसम साफ़ रहता है और रात में जो मौसम साफ है उसके बाद वहाँ पे पाले पड़ने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठंडी के मौसम में जब आसमान साफ़ होता है और रात में मौसम साफ़ रहेगा तो फिर उसके बाद पाले पड़ते हैं। पाले पड़ने पर फिर जो फसलें होती हैं जैसे कि आलू हुए, सरसों हुए, गेहूँ हुए, तो उनकी फसलों में जो पत्तियाँ हैं उनके ऊपर जब पाले पड़ते हैं तो उनके ऊपर एक परत लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे का रंध्रावकाश है उससे उनके खाने नहीं बन पाते और उनकी नसें फट जाती हैं। किसान इस तरीके के पालों से निजात पाने के लिए किसान अपने फसलों के ऊपर एक चादर डालें, जिससे चादर के डालने से उसके अंदर का तापमान 4 से 5 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर किसान चाहे तो फिर 20 से 25 दिन का सड़ा हुआ मट्ठा 100 लीटर पानी में घोलकर उसके ऊपर उसका छिड़काव करें। इससे भी उस पाले की मार से रुकावट देखी जा सकती है। अगर हम अगले 24 घंटों की बात करते हैं तो फिर अगले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के में मध्यम वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल के कुछ स्थानों पर बारिश होगी तथा दूसरी तरफ पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत मौसम शुष्क रहेगा। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिर यहाँ पर 2 से 3 अंश सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आदमियों में ठिठुरन जैसी कुछ स्थिति बनी रहेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को कर्ज माफ़ी के बारे में बताऊंगा। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्ज माफ़ी के वादे ने सत्ता से बेदखल कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों की सत्ता में वापस ला दिया है। कांग्रेस ने भी सत्ता में आते ही अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफ़ी के फाइल पर दस्तखत कर दिए। इस आदेश के साथ ही किसानों की सरकारी और सहकारी बैंकों द्वारा लिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण माफ़ हो गया। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश के दस्तखत के साथ जारी पत्र में लिखा गया है कि 31 मार्च 2018 के पहले जिन किसानों का 2 लाख तक का कर्ज बकाया है उसे माफ़ किया जाता है। इसमें राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसान भी लाभान्वित होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी कुछ ही घंटों बाद ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस द्वारा किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद भूपेश बघेल ने भी कैबिनेट की बैठक की और सीएम कमलनाथ की राह पर चलते हुए किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया। इससे छत्तीसगढ़ के 16,65,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस कर्ज माफ़ी का राज्य पर अतिरिक्त भार 61,000 करोड़ रुपए का होगा। वही भाजपा शासित असम ने भी किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है। असम सरकार के प्रवक्ता चंद्रमोहन पटवारी ने मंगलवार को बताया कि योजना के तहत सरकार किसानों के लोन का 25% माफ़ करेगी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस माफ़ी में सभी तरह के कृषि कर्ज शामिल हैं। यह कृषि कर्ज माफ़ी उन सभी कर्ज पर लागू होंगे जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए हैं। इस कर्ज माफ़ी का फायदा राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को मिल सकता है। इससे असम सरकार पर 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसी कड़ी में उड़ीसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बसंत पंडा ने भी मंगलवार को मीडिया को बताया कि अगर 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का ऋण जो है माफ़ कर दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रोहितास और आगे की खबरें मैं आपको दूंगा। आज हम बात करेंगे तिलहनी फसलों में गंधक की कमी के बारे में। दरअसल तिलहन की फसलों में अगर इसकी कमी हो जाए तो उसकी पैदावार में भी कमी देखने को मिलती है। तो तिलहन की फसलों में मूलभूत रूप से 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। गंधक भी इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है। जैसे फसलों की पैदावार बढ़ाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसी तत्वों की ज़रूरत रहती है। कई बार सल्फर का उपयोग हम करते हैं, उस पर अगर विशेष ध्यान ना दिया जाए तो भी पौधों में गंधक की कमी हो जाती है। आइए हम जान लेते हैं कि सल्फर की कमी किन वजहों से होती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।
तो सबसे पहले फसलों में गंधक का भारी दोहन होता है। गंधक का इतना इस्तेमाल फसलों में किया जाता है और उसको अवशोषित कर लेता है। इससे भी फसलों में और पौधों में गंधक की कमी देखने को मिलती है। कई बार किसान भाई गंधक से मुक्त खाद का प्रयोग करते हैं, ऐसा खाद जिसमें गंधक होता ही नहीं है, गंधक की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। इसके चलते भी पौधों में गंधक की कमी देखी जाती है। इसके बाद उर्वरक और जैविक खाद का कम उपयोग करना। आजकल रासायनिक उर्वरकों और खादों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी फसल में, तो ये भी गंधक की कमी के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। इसके अलावा नहरी जल से सिंचाई करने से भी पौधों में गंधक की कमी देखने को मिलती है। किसान भाई और जान लेते हैं कि गंधक की कमी अगर हो तो पौधों में कैसे लक्षण उसके दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले गंधक की कमी के चलते नई पत्तियों पर इसका असर दिखना शुरू होता है। ये पत्तियां पीले रंग की और तने पतले तथा कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही पौधे की जो बढ़वार है या वृद्धि है वो रुक जाती है। अगर गंधक की कमी लगातार चलती रहती है तो इसके बाद पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है और सूख के नष्ट हो जाता है। साथ में गंधक की कमी से चाय के पौधों में भी पत्तियां पीले रंग की पड़ जाती हैं। सरसों में पत्तियां सीधी खड़ी हुई तथा अंदर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। साथ में पत्तियों की निचली सतह पर लाल रंग बन जाता है और ऊपरी सतह पर भी जो बाद में दिखने लग जाता है। सोयाबीन में पहले शुरुआत में पीली पड़ती हैं पत्तियां, बाद में तो पूरी टूट के गिरने लगती हैं। इसके अलावा गंधक का रासायनिक और पादप में जो जैविक और बायोलॉजिकल जो महत्व है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। गंधक में कुछ एमिनो अम्ल जैसे सिस्टीन तथा मेथिओनिन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इस जो एमिनो एसिड हैं इनके प्रयोग के चलते हरित लवक का निर्माण तेज़ी से होता है। और साथ में तिलहन फसलों में सरसों जैसे सरसों और तिल में आइसोसाइनेट तथा सल्फर ऑक्साइड के निर्माण में भी मदद करता है, जिससे उत्पाद में विशेष गंध आती है। गंधक कार्बोहाइड्रेट और उपापचय को नियंत्रित करता है तथा तिलहन की बाजार कीमत को बढ़ा देता है। गंधक के स्रोत हैं, जिन स्रोतों में गंधक पाया जाता है। गंधक प्रयोग का समय सामान्यतः अधिकांश फसलों में गंधक का प्रयोग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। यदि मृदा अम्लीय है तो अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्षारीय मृदा में जिप्सम या सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जिन स्थानों में तात्विक गंधक या पाइराइट कम मात्रा में पाया जाए वहाँ के लिए पौधों के रोपण में 2 से 4 सप्ताह पहले ही खेत में गंधक डाल देना चाहिए। जब तक पौधे बड़े होंगे तब तक गंधक मिट्टी में घुल मिल जाएगा और पौधों के लिए जरूरी पोषक अवस्था प्रदान करने में लाभकारी होगा। नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। तो आज की मेरी खबर खास दुल्हनों के लिए है, जिन्हें मैं नेचुरल ब्यूटी टिप्स देना चाहूँगी, जिससे कि उनकी त्वचा में खास निखार आएगा और लंबे समय तक वो खूबसूरत रह पाएंगी। टमाटर को आप खा भी सकते हैं और इसका पैक लगा के आप अपने चेहरे पे लगा के अपनी त्वचा को और सुंदर रख सकते हैं। टमाटर से आपके चेहरे के दाग धब्बे और मुहासे दूर होते हैं और आपकी रंगत बनी रहती है। इसमें पाए गए विटामिन्स आपकी त्वचा में एक अलग सा निखार लाते हैं। अनार का भी सेवन कर सकते हैं और इसका फेस पैक लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे के काले धब्बे दूर होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके चेहरे में एक अलग निखार लाता है और आपकी चमक बरकरार रखता है। चेहरे की जलन, सूजन जैसे अनेक बीमारियां जो त्वचा रोगी होती हैं उसको भी दूर करता है। बेरीज का सेवन कर सकते हैं और इसको अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा में निखार आता है। इसमें पाए गए एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके चेहरे पे एक अलग निखार लाते हैं और त्वचा की रंगत और निखारते हैं। चेहरे की झुर्रियाँ भी दूर करते हैं। सेब में अलग अलग प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें एक ख़ास तरीके का एंटीऑक्सीडेंट जिसको फ्लेवोनॉइड कहते हैं, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपके चेहरे से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं और स्किन से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको दूर करता है और आपके चेहरे पर और त्वचा पर निखार लाता है। इससे आपकी रंगत में निखार आता है और चेहरे की झुर्रियाँ भी दूर होती हैं।
नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो कृषि जागरण बुलेटिन में अलग अलग आपको जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, कृषि संबंधित इवेंट के बारे में और भी कई तरह की जानकारी, जैसे कृषि से सल्फर की जुड़ी जानकारी दे दी। तो हर व्यक्ति आप तक, किसानों तक कुछ न कुछ नई जानकारी पहुंचाना चाहता है कृषि जागरण के माध्यम से, जिसमें उनको फ़ायदा हो सके, किसानों को उससे लाभ हो सके। क्योंकि किसान जो है वो हमेशा अपनी लाभ की चीज़ ज़्यादा ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित करने का हमेशा ही प्रयास रहता है। और कृषि जागरण पिछले 23 सालों से ये प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार जो है वो किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। तो इसके लिए आप हमारे मैगज़ीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 भाषाओं में हमारी मैगज़ीन है पूरे देश में। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।